रतन टाटा के इंतकाल से पूरा हिंदुस्तान गमज़दा। इस मौका पर भारत के इस अजीम बिजनेस टाइकून की हयातो खिदमात पर एक नजर डालते हैं। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। पता नहीं क्यों आज रतन टाटा के बारे में बात करते हुए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास अगर एक रतन टाटा होता या टाटा फैमिली होती तो आज पाकिस्तान कहाँ होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, और खास तौर पे ऐसे कि अगर ना तो वो कभी पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की, जो कि हमारे अक्सर देखने में आया है कि जिसके पास भी पैसा होता है वो कहते हैं जी मुझे कोई मिनिस्ट्री दे दो। रतन टाटा पालतू जानवर खास तौर पर कुत्तों से मोहब्बत करते थे। इसी के पेश नजर टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स बम्बई हाउस ने आसपास के वारा कुत्तों के लिए एक रिहाइश और खुराक का खास इंतजाम किया था। भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे बल्कि दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं। और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है, इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त के टाटा सन्स के चेयरपर्सन JRD टाटा जब 1991 में अपने ओहदे से रिटायर होने लगे तो उन्होंने रतन टाटा को अपना जानशीन नामजद किया। बिल आखिर उन्होंने 1991 में अपने पेशरो JRD टाटा की मौत के बाद ग्रुप की क़यादत संभाल ली। फॉर्च्यून इंडिया वाटर फील्ड रिसर्च के मुताबिक रतन टाटा की जाती दौलत का तखमीना 44,816 करोड़ हैं, जिनमें से ज्यादातर टाटा ग्रुप कंपनियों में इनके हिस्से की वजह से हैं। मैं इस बात को गारंटी के साथ आरजू आपके सामने कह सकता हूं और सभी लोग ध्यान से सुन लें। रतन टाटा ने अगर दान नहीं किया होता, अगर फिलैंथ्रोपी नहीं की होती, लोगों तक पैसा नहीं पहुंचाया होता, तो आज वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट होते। उन्होंने इतना पैसा दान किया हुआ है, तो उन्होंने जो कमाया वो लोगों तक पहुंचा दिया। हालांकि रतन टाटा के जो पुरखे थे वहां से बात शुरू होती है। जमशेद जी टाटा की मैं बात कर रहा हूं। और एक वक्त था जब 19वीं सेंचुरी की 19th की शुरुआत हो रही थी, 18th जो भी लास्ट डेज थे, तब मुंबई में एक होटल में जब अंग्रेजों का राज पूरे एरिया में था और तब पाकिस्तान नहीं था और तब सभी भारतीय थे, सभी इंडियंस थे, तो जमशेद जी को एक होटल से बाहर निकाल दिया गया। उनको लगा कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती है कि इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, और सभी को बराबर का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। तब शुरुआत हुई थी मुंबई के उस ताज होटल की, जिस ताज होटल पर आप भी जानते हैं मुंबई अटैक हुआ अजमल कसाब, जिसमें पकड़ा गया और वो जो बड़ा इश्यू बना भारत पाकिस्तान के बीच में, कई सारी चीजें थी और कई सारे वो टेररिस्ट मारे भी गए। 12 में 74 साल की उम्र में रतन टाटा के रिटायर होने के वक्त टाटा ग्रुप की कुल आमदनी $100 बिलियन थी। रतन टाटा का झारखंड से गहरा लगाव था। यही वजह है कि उन्होंने झारखंड के लोगों की सेहत की सहूलियात के लिए 2018 में यहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। इस अस्पताल का काम इस वक्त जारी है और जल्द शुरू हो जाएगा। ये शमाल मशरकी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा। रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है। 86 साल की उम्र हो गई थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, तो उम्र रिलेटेड जितनी उनको एलिमेंट्स थी, उन परेशानियों के चलते आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर अभी भी वो होते तो एक्टिव होते,
कुछ नया सोच रहे होते, कुछ नया कर रहे होते। बहुत छोटी सी चीज से मैं आपको बताना चाहूंगा रतन टाटा क्या थे और रतन टाटा के जो पुरखे थे वो क्या थे। ये पारसी कम्युनिटी से आते हैं आरजू, और पारसी कम्युनिटी आई कहां से? पर्शिया, ईरान से ही आई थी ना। ये यहीं पर भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में ये लोग आके बसे। 0.1% के करीब में हैं ये। और इस एक शख्स ने जो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसने भारत में जब टाटा ग्रुप को 1991 में संभाला और 2012 में जब इसके चेयरमैनशिप को छोड़ा, तब इन्होंने इसकी वैल्यू हैसियत $100 बिलियन की कर दी थी। आज के अगर रुपयों में, भारतीय रुपयों में इसकी हम वैल्यू देखें तो करीब 8,39,000 करोड़ रुपए एक शख्स ने, अकेले शख्स ने। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है मिस्टर अनमोल रतन टाटा के बारे में। अभी 2 दिन पहले ही वो हम सबको छोड़ के चले गए और मिस्टर अनमोल रतन टाटा हम सबके लिए बहुत ही बड़े रोल मॉडल थे। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनका जो काम था, उनकी जो एक लेगेसी थी, वो पूरे देश में, देश के हर आदमी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ा रोल मॉडल है। अभी क्लिपिंग में आपने देखा होगा कि जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में अगर एक भी रतन टाटा जैसा व्यक्ति होता तो बात ही कुछ और होती, पाकिस्तान की किस्मत ही कुछ और होती। बात बिल्कुल ठीक है, ये इस देश का सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये संभव नहीं था। एक जमाने में पाकिस्तान में, कराची में बहुत ही बड़ी एक पारसी कम्युनिटी रहती थी, जैसे कि मुंबई में रहती है, लेकिन आज एक भी पारसी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति कराची में नहीं रहता। यार हम इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ मिस्टर अनमोल रतन टाटा के बारे में बातचीत होगी और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि शांतनु कौन है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं मिस्टर अनमोल रतन टाटा के बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वक्त की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। वो काम खत्म करके शाम ठीक 6:30 बजे अपने दफ्तर से घर के लिए निकलते थे। दफ्तर से मुताल्लिक काम के लिए घर पर कोई राब्ता करता तो वो अक्सर नाराज हो जाते। अलबत्ता वो अपने घर में फाइलें और दूसरे कागजात पढ़ते थे। अगर वो मुंबई में होते तो अपना वीकेंड अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर गुजारते। इस दौरान उनके साथ उनके कुत्तों के अलावा कोई नहीं होता था। उन्हें ना सफर का शौक था और ना ही तकरीर करने का। बहुत सी उनकी ऐसी तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे, ये उनकी आप देख सकते हैं एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शांतनु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन रतन टाटा खुद जिस एक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनकी क्या बात है। इस वक्त लिखा जा रहा है, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है BBC, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। AP लिखता है कि रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट तक और CNN तक कहता है रतन टाटा इंडियन टाइकून हु टुक हिज एम्पायर ग्लोबल डाइड एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है। देखिए, हम रतन टाटा पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी, एक सिंपल सी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, एक एम्पायर क्रिएट की और इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने जो जो काम कर डाले, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। हर मौके पर उन्होंने अपने कंट्री को, अपने वतन को सबसे आगे रखा। तो बरगद के पेड़ की तरह रतन टाटा रहे हैं पूरे वक्त के दौरान, और रतन टाटा ने उसी तरीके का एम्पायर खड़ा कर दिया यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरोस्पेस हो, मेटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, ट्रेवल हो, रिटेल, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, फूड, बेवरेजेस, लाइफस्टाइल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल या फाइनेंस, ड्यूरेबल्स, कौन सा ऐसा सेक्टर नहीं है जहां 40 से ज्यादा कंपनियां इस एक अकेले शख्स की अगुवाई में खड़ी कर दी गई। पाकिस्तान में लोगों को समझना चाहिए कि जब एक शख्स इतना बड़ा चेंज ला सकता है तो वहां ऐसे लोग क्यों नहीं हो सकते।
होंगे जरूर, और उन लोगों को खुला हाथ देने की जरूरत है। लेकिन बहुत छोटी चीजों में मैं बताऊंगा, अब अपने पाकिस्तान के मेरे सारे दर्शक सुने, 2023-24 यानी पिछले साल का ही जो इसका रेवेन्यू है, टाटा ग्रुप की कंपनियों का रेवेन्यू बता रहा हूं मैं, टोटल उसका साइज नहीं बता रहा हूं, वो $150 बिलियन है। पाकिस्तान आईएमएफ से कितना मांग रहा है आरजू, आपको पता होगा, और मुझे इस पे हंसी नहीं आती। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि एक शख्स क्या कर सकता है, और इस वक्त टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का जो ओवरऑल इनका सारा इनकी इनकी मिल्कियत है, इनकी माली हैसियत अगर मैं कहूं, वो $350 बिलियन की है। एक ग्रुप, टाटा ग्रुप, इतना बड़ा कैसे बन जाता है? उसके पीछे एक शख्स की वो सोच जिम्मेदार होती है, जहां पर वो ये तय करता है कि मुझे लोगों को कुछ बेहतर देना है। इनके साथ इतनी कहानियां जुड़ी हैं आरजू, अगर बताने जाएं तो हमारे लिए घंटों कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं बहुत पॉइंट वाइज कहानियां बताऊंगा, आप सवाल पूछती जाएं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में लोग मोटिवेट हों, और कोई तो ऐसा तैयार हो जो रतन टाटा का थोड़ा सा हिस्सा बन पाए। एक लड़का 28 इयर्स मेरा ख्याल है, उनका नाम है शंतानु नायडू। वो नजर आते हैं जो कि उनके काफी साथ साथ रहे, और इस वक्त भी जब आप देखते हैं उनके मैं देख रही थी कि ब्रूट पर उनकी एक चली इस सिलसिले में वीडियो, जिसके ऊपर जो है ये बताया गया कि ये कौन है। और जो ये शंतानु है, इस वक्त भी आप अगर देखें ना, जो उनके लास्ट रिचुअल्स हो रहे हैं, तो वो सबसे आगे आगे खड़े नजर आ रहे हैं काम करते हुए। ये देखिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है। शंतानु क्या रतन टाटा से बाय चांस मुलाकात हुई। वो कैसे हुई कि शंतानु जो थे वो आ, एक दिन एक रात को कहीं बाहर सड़क पे जा रहे थे, छोटी उम्र में। उन्होंने देखा कि एक कुत्ते को जो है वो लोगों ने मारा है, या कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई है, वो बड़ा जख्मी है। उसको उठाकर वो लेके गए, तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बड़े वो थे स्ट्रे डॉग्स के बारे में कि देखें ये ह्यूमैनिटी है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है कोई ऐसा वो बनाएं उनके लिए, कोई ऐसी चीज ऐसे खासतौर पर स्ट्रे डॉग्स के लिए कि किसी तरीके से उनको बचाया जा सके या कुछ किया जा सके। तो उसके लिए उनके फादर ने उनको ये मशवरा दिया कि तुम्हारे पास अगर तुम लोग कोई ऐसा वेंचर करना चाह रहे हो और ये कोशिशों में लगे हुए नहीं हो पा रहा, पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम रतन जी टाटा को खत लिखो। मशवरा दिया उनके डैड ने उनको। अच्छा, उन्होंने पहले नहीं लिखा, फिर थोड़े अरसे के बाद उन्होंने उनको लेटर लिखा। अच्छा, जब लेटर लिखा शंतानु ने, अरे एक नौजवान, एक बहुत ही छोटी उम्र का लड़का लेटर लिख रहा है, वो कह रहा है कि उसको इस तरह के जो डॉग्स हैं उनसे बड़ा वो है, और वो इस तरह करना चाहते हैं, और ये कॉलर बनाना चाहते हैं उन ऐसे डॉग्स के लिए। तो रतन जी टाटा ने उनके लेटर का जवाब दे दिया और उनको बुला लिया और उनके टीम के साथ मीटिंग की। अच्छा, वो जो टीम के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी जो इनकी टीम और शंतानु थे, वो उनके सामने पैसे नहीं मांग सके रतन जी टाटा से, कि यार ये अच्छा नहीं लगता कि फौरन हम आए हैं तो उनसे पैसे मांग ले कि भाई हमें इसके लिए पैसा चाहिए। अच्छा, लेकिन उसके बाद रतन टाटा तो जानते थे, उन्होंने कहा भाई जो कुछ भी आप करना चाहते हैं बताइए। उसके बाद फिर शंतानु न्यूयॉर्क चले आए पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं जब पढ़ के आऊंगा तो मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा। तो रतन जी टाटा ने उन्हें कहा कि आप अभी ऐसा ना कहें, बल्कि जब आप पढ़ लें और फारिग हो जाएं फिर कहें, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपने आगे क्या करना है खुद भी। फिर जब वो वहां से वापस पढ़ाई मुकम्मल करके गए, तो उन्होंने कहीं जॉब भी स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक टाइम उनको एक ऐसी जगह पर ले आया जहां पर उनकी मुलाकात हुई रतन जी टाटा से, और उन्होंने क्या किया कि अपनी ग्रेजुएशन पर उनको बुलाया। तो रतन जी टाटा शांतानु की ग्रेजुएशन पर नहीं जा सके, लेकिन बाद में शांतानु ने उनको अपने घर पर बुलाया और अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खिलाया, और वहां पर उनके घर पर रतन जी टाटा गए। और उसके बाद फिर शांतानु ने जब कुछ अर्सा पहले जब काम स्टार्ट किया, तो फिर वो उनके बहुत खास जो उनके राइटिंग्स, यानी जो कुछ वो लिखवाते थे रतन जी टाटा, वो लिखते थे वो उसको साथ बैठकर। आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ वो कहना चाहते हैं और जो, तो वो उसको लिखकर जो है वो देते थे। ऐसा नहीं कि वो बोलते थे, बल्कि उनकी एक आखिरी स्पीच चल रही है। अभी कुछ दिन पहले रतन जी टाटा ने, जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उनके सामने एक तकरीर की, स्पीच की उन्होंने, और बिल्कुल सही। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो कोई किसी को डिक्टेट करना चाहते हैं, कोई प्लान है, उसको प्रोजेक्ट है, उसको कैसे, तो इस सिलसिले में शंतानु उनकी मदद किया करते थे, जो अभी तक उनके बिल्कुल साथ साथ थे।
तो ये एक आपको नजर आएगा नौजवान, ये देखें, इससे पता चलता है कि नौजवान उनसे कितना प्यार करते थे। इस वजह से मैं देख रही हूँ उनके एम्प्लॉयज से लेकर बड़ी तादाद लोगों की है जो इस वक्त उनके लिए ट्वीट्स कर रही है। इवन कि मैंने देखा कि एक पायलट है जो कि अपना जहाज उड़ा रही है, फीमेल पायलट, और उन्होंने उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाई हुई है। तो इसकी वजह यह है कि जो रतन जी टाटा थे, अब तो है नहीं, लेकिन वो रहेंगे उनकी अपनी इस सब की वजह से। वो इसलिए सबके हर दिल अजीज और प्यारे थे, और अभी तक सब उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि हर आम बंदा भी जिनका उनसे कोई रिलेशन भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक दफा उनको देखा है, मिला है, या नहीं भी देखा, दूर से जैसे कि हम उनको देखते रहे, वो भी उनका बहुत बड़ा फैन है, उनकी काइंडनेस, पैशन, कंपैशन की वजह से। देखें, किसी भी इंसान में वो तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है। पैसा कमाना और सम्मान कमाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन सम्मान बहुत ही कम लोग कमा पाते हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मिस्टर टाटा का और उनकी पूरी फैमिली का है इस देश में, वो बहुत ही बड़ी चीज है। और जो भी उन्हें पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न या कुछ भी दे दी जाए, वो उसके सामने, उस कंट्रीब्यूशन के सामने, उस पूरी जिंदगी की मेहनत के सामने शायद कुछ भी नहीं है। ये मेरे निजी विचार है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो मिस्टर रतन टाटा को लेकर पूरी दुनिया में लोगों में बहुत ज्यादा सम्मान है और पूरी दुनिया में इसी तरह की प्रतिक्रिया लोगों से आ रही है। अलग अलग वीडियोस में हम लोग देख रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।